अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? वी आर लिव इन कैलगरी अल्बर्टा। मेरे दोस्त सुहेब हैं, ये अभी स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आए नए, तो इनसे जानेंगे यहाँ का हाल, स्टूडेंट लाइफ कैसी है और कितनी फ़ीस देनी पड़ती है इनको और क्या इनके अक्सर मामलात चल रहे हैं। चले स्टार्ट करें। सुहेब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। सुहेब, सबसे पहले तो मेरा एक ये सवाल है कि आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था? खुद ही अप्लाई किया था? हाँ जी, मैंने खुद ही अप्लाई किया था। तो प्रोसेस में कितना टाइम लगा था? असल में जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी अप्रिशिएट करती है। इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं काफ़ी। तो अगर आप अगर थोड़ा सा सर्च करके खुद से या फेसबुक पे ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लें आप, उस पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इंटरनेट से मिल सकती है। आपको खुद जो है खुद सही, ठीक है, आप खुद से ही जो है ना कोशिश करके आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने पाकिस्तान से जो स्टडी की है और आप यहाँ पे जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो आपकी अलाइन होनी चाहिए, मतलब फील्ड अलाइन होनी चाहिए। ये ना हो कि आप फील्ड चेंज कर रहे हैं। जो एक मेन चीज़ ये है, मतलब कि फॉर एग्जांपल इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का ही कोर्स करें यहाँ पे, या फिर MBA कर रहे हैं। ऐसे ही है। अगर आप अपना फील्ड चेंज कर रहे हैं तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी पड़ेगी अपनी SOP में, तो क्योंकि आप वीज़ा ऑफिसर को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, सिर्फ आप आ गए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान इंडिया से आ गया यहाँ पे जी, तो उसको फीस कैसे पे करनी होती है और कितने महीने का कोर्स होता है, ये ज़रा बताएंगे आप? असल में मैं तो मास्टर्स कोर्स में आया हूँ और मास्टर्स कोर्स मेरा कोर्स बेस्ड है, एक थीसिस बेस्ड होता है। थीसिस में आपको प्रोफेसर सुपरवाइज करता है। ठीक, उसमें आपको काफ़ी अच्छी रिसर्च चाहिए होती है। मतलब आपने काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई हो पहले तो आपको प्रोफेसर जो है सुपरवाइज करता है, वरना नहीं करता। उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है, कोर्स बेस की ज़्यादा होती है फ़ीस। कोर्स बेस में ये होता है कि आपको सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, आपने थ्योरी बेस्ड कोर्स पढ़ने होते हैं। और जो फ़ीस है वो पर ईयर जो एवरेज आजकल कनाडा में वो 15,000 से लेके $30,000 पर ईयर की है। और अगर 2 साल का कोर्स ले लें तो ये बन जाता है तकरीबन 30,000 टू I would say $60,000 for 2 years. फॉर एग्जांपल एक मिडिल क्लास, फॉर एग्जांपल मेरी और आपकी तरह, जैसे आप आए में, आप तो माशाल्लाह लग रहे हैं अच्छे क्लास के। मिडिल क्लास के लोगों के लिए आप बताएं कितना मुश्किल है? फॉर एग्जांपल 6 महीने की फीस उनको एडवांस में पे करनी पड़ती है या साल की पूरी एडवांस में पे करनी पड़ती है? उनको साल की एडवांस फ़ी पे करनी पड़ती है, 1 साल की। अगर क्योंकि उसमें आपको वीज़ा बहुत जल्दी लग जाता है। मेरा जो था, मैंने उसमें आपको ये एक SDS कैटेगरी ये होती है, उसमें आपको साल की फ़ीस देनी पड़ती है सारी। और $10,000 GIC एक अकाउंट खुलता है कनाडा में, आपने उसमें जमा कराने होते हैं। तो ये टोटल 1 साल की फ़ीस है $10,000 आपने मतलब खर्च करने होते हैं। टोटल कितनी, मतलब फॉर एग्जांपल 1 साल के $10,000 और फीस कितनी पे करनी होती है? $10,000 GIC और फीस एक साल की, जो भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, प्रोग्राम पे डिपेंड करता है वो कितनी फीस है। मिनिमम 40,000 तक, राइट? हाँ, मिनिमम साल की जो फीस है वो मिनिमम $15,000 है। 15? यस, ठीक है। और 10,000 अलग से, तो हाँ ये सीधा जाना है आपको। अच्छा, तो सिर्फ फॉर एग्जांपल हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, आप और हम कनाडा आ गए, तो फिर यहाँ की लाइफ कैसी है? फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आया, आपने हाउस कैसे ढूंढा, यो रेंट पे आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, कैसे ढूंढा? और क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि फॉर एग्जांपल आप कैलगरी आए, आपकी यूनिवर्सिटी के करीब होना चाहिए ये घर, या दूर होना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग न्यू आते हैं उनको यूनिवर्सिटी के करीब ही अकोमोडेशन देखनी चाहिए। जो लोग 1 साल पहले अप्लाई कर देते हैं प्रोग्राम में तो वो तो यूनिवर्सिटी हाउसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल होती है। लेकिन जब आप लेट करते हैं तो यूनिवर्सिटी हाउसिंग फुल हो चुकी होती है, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी के करीब देखना पड़ता है। थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन आपके लिए कन्वीनियंट होता है। आप क्योंकि स्टार्ट में गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, और स्टार्ट में आप आए यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते के लिए Airbnb करवाएं, फिर उसमें रहते हुए आप
एयरबीएनबी में रहते हुए आप सर्च करें घर। बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान से ही स्टूडेंट ग्रुप्स बना लें, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी सिटी में आ रहे हैं आप उनके साथ ग्रुप बना लें और 4-4 लोग ग्रुप बना लें और मिल के जो है ना अकोमोडेशन देखें। क्योंकि स्टार्ट में अगर बंदा अकेला हो तो थोड़ी डिप्रेशन भी होती है, लेकिन अगर 4-5 लोग साथ रहें तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे एक अफसोसनाक खबर आई है कि ऑन्टेरियो पे एक लड़का था, उसने होम सिकनेस और डिप्रेशन की वजह से ही डन सुसाइड, राइट? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आए तो बंदा के होम सिकनेस तो ऑब्वियसली सी बात होती है। जी बिल्कुल, जो मेरा पॉइंट है कि ग्रुप बना के आने वाला, वो इसीलिए है कि यहाँ पे अगर आप ग्रुप बना के आएंगे तो आप मतलब ज़्यादा आपको होम सिकनेस ज़्यादा मतलब होती तो है, लेकिन वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी क्योंकि आप बाहर जाएंगे, लोगों के साथ घूमेंगे, आप घुल मिल के रहेंगे, आप खाना पीना साथ करेंगे, तो आपको ज़रा आप कम फील करेंगे कि मैं किसी और कंट्री में आया हूँ या मैं घर से दूर हूँ। चलिए, आप कनाडा आ गए, आपने घर भी ढूंढ लिया। मेरा सवाल ये है कि अब यहाँ की लाइफ की टफनेस बताएं, जैसे कि नाश्ता आप कैसे करते हैं, खाना कैसे करते हैं, या आपने कोई रखा हुआ है, इस हवाले से बताएं। जी, खाना अगर आप ग्रुप बना के आ रहे हैं या ग्रुप नहीं भी बना रहे और आपको अगर पकाना आता है तो प्रेफरेबल यही है कि आप खुद आप पका लें। मतलब आप 2-3 दिन भी वो चीज़ खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ न्यू चीज़ ही खानी है। तो स्टार्ट में तो प्रेफरेबल यही है कि आप जो यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तानी लोकल जो कि टिफ़िन सर्विस भी देती हैं, आप स्टार्ट में वो देख सकते हैं। जब आप सेटल हो जाएं एक दफ़ा आप एक्सप्लोर करें, अगर आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप वो टिफ़िन सर्विस कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, टिफ़िन सर्विस कितना महीना लगता है उसका? टिफ़िन सर्विस जो है आप एवरेज 50 वीकली होता है तो $200 पर मंथ में आपका टिफ़िन सर्विस हो जाता है। उसमें आपको वीकली मतलब मेन्यू वो होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे राइस भी होते हैं, वेजिटेबल भी होते हैं, मीट की डिश भी होती है। आप साथ में नान जहाँ से मिलते हैं वो तो आप नान लेके उनके साथ गर्म करके खा। ठीक है। अच्छा, मैं मुझे पता है मेरे सारे दोस्त बहुत सही सवाल करते हैं, हम स्टूडेंट वीज़ा पे आएंगे, फर्स्ट ईयर की फ़ीस हम अपने अब्बू वगैरह से लेके आए, पहले हमारे पास सेविंग थी हमारे अब्बू की, वो उन्होंने हमें पैसा जमा करके यहाँ भेज दिया। यहाँ पे आके एक स्टूडेंट 15 से 20 हज़ार डॉलर कैसे निकाले? असल में जो हमारा बैच था उसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट ने फुल टाइम अलाउ किया 1 ईयर के लिए, तो हमारा बैच को तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ फीस इकट्ठी करने के लिए नेक्स्ट ईयर की। तो जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो आप GI से लेके आते हैं वो आप सेव करके रखें अपने साथ, तो उसको खर्च ज़्यादा ना करें। उसमें से अगर आप 2-3 हज़ार खर्च कर भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसको आप सेव करके रखें। और यहाँ पार्ट टाइम जॉब से आपका जो है वो खर्चा महीने का आराम से निकल जाएगा। आप 20 आवर्स जॉब करेंगे, आपका महीने का खर्चा खाने पीने का और रहने का वो हो जाएगा। अच्छा, तो अगर फीस निकालने की जहाँ तक बात है तो आपको 4 मंथ्स मिलते हैं समर में, जिसमें ऑफ होता है, आपकी क्लासेस नहीं होती, तो उसमें आपको फुल टाइम काम करना अलाउ होता है। इसके अलावा रीडिंग वीक्स होते हैं हर सेमेस्टर के दरमियान में, जिसमें 1 हफ़्ता की छुट्टी होती है, तो उसमें आप फुल टाइम कर सकते हैं 1 हफ़्ता। तो इस तरह आप इंटर्नशिप अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर आप फॉल में आ रहे हैं तो दिसंबर से ही आप इंटर्नशिप अप्लाई करें। अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो वो काफ़ी अच्छी पे होती है, उस पर आप अपनी फ़ीस आराम से 4 महीने में निकाल सकते हैं नेक्स्ट ईयर की। नहीं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, जो भी आपको जॉब मिलती है आप उसमें फुल टाइम कर सकते हैं, या आप सिक्योरिटी का लाइसेंस लेके सिक्योरिटी की जॉब्स कर सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ ये बताओ मुझे कि मिनिमम कितना कमाते हैं बंदे यहाँ पे? फॉर एग्जांपल एक अच्छी जॉब लग गई तो मिनिमम कितना होता है? पार्ट टाइम तो मिनिमम $15 पर आवर है, जहाँ तक ये अल्बर्टा की बात है, कैलगरी की बात है, तो यहाँ पे $15 पर आवर आपको मिनिमम देगा हर एम्प्लॉयर, मिनिमम वेज है। और आपकी क्लास कितनी होती है एक वीक में? क्लास मास्टर्स की तो वीक में आप डिपेंड करता है कि आप कितने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, आपके ऊपर होता है। आप 3 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 सब्जेक्ट्स की होती है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, 3 या 2? आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट में आप 3 सब्जेक्ट ले लें और जितना हो सकता है आप पहले साल में अपनी स्टडी कंप्लीट करें और आखिरी साल के लिए कम स्टडी छोड़ें। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल है, आपने स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए, आप जॉब भी कर रहे हैं, आपने चलें जिन्नात मेहनत की, मैंने सुना है स्किप और उबर ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत प्रेफर करते हैं जॉब्स के अलावा स्किप करना और उबर करना।
ये इसके बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करें हमें। स्किप द डिशेस और उबर जो है वो आप कर सकते हैं। उबर थोड़ा टफ है, उसमें आपको गाड़ी लेनी पड़ती है, न्यू गाड़ी, और स्टार्ट में तो वो आप अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप फुल टाइम स्टार्ट से ना काम कर रहे हैं। ठीक। लेकिन आप पुरानी गाड़ी कोई लेके $2,000-3,000 की गाड़ी मिल जाती है पुरानी, उस पर आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे इसमें डोरडा है, स्किप द डिशेस होती हैं। इसमें यह है कि मिनिमम $15 आपके इसमें भी बन जाते हैं, ज़्यादा भी ये बन जाते हैं अगर आपको मतलब आप उस टाइम पे चला रहे हैं जब डिमांड ज़्यादा हो, तो आपके ज़्यादा भी बन जाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी के लिए जॉब नहीं करना चाहते और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं अपने लिए, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि निस्बतन कनाडा के अलावा आप यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो वहाँ दूसरी कंट्री में पीआर बहुत मुश्किल से होता है। यहाँ पे पीआर बहुत इजीली हो सकता है। मैं इस हवाले से स्वीप से पूछता हूँ, वो ज़्यादा आपको बेटर बताएंगे क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं। सिर्फ पीआर का क्या है यहाँ पे सेटअप, आप मुझे ये बता सकते हैं? पीआर का सेटअप इजी है। यहाँ पे आप मास्टर्स करने आते हैं तो आपको जब कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। उसमें आप अपनी फील्ड की जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और जॉब मिलती है जो कि नॉक कोर्स में आ रही है कनाडा के, तो आप उसमें मिनिमम 6 महीने 6 मंथ काम करके आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कनाडा में आने के 3 से 3.5 साल के अंदर अपनी पीआर वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, पीआर मिल गया तो फिर ये मैं अल्बर्टा की बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे प्रोविंस जैसे ओंटारियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ऐसे प्रोविंस में हैं जहाँ पे ज़रा इजी है प्रोसेस, तो उसमें ज़रा आपको टाइम कम लगेगा। अच्छा, सिर्फ एक और सवाल, पीआर मिलने के बाद 3 साल का वेट करके पासपोर्ट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट भी, या फिर अलग है इनका प्रोसेस? पासपोर्ट के लिए आपको मिनिमम 5 years गुजारने होते हैं कनाडा में। अच्छा, तो अगर आप स्टूडेंट, हाँ, मतलब पीआर आपको मिल जाती है उसके बाद, या ना उसके बाद नहीं, अगर टोटल 5 years होते हैं। ठीक है। तो आपने अगर पीआर मिल जाती है आपको, आपने पीआर मिलने तक आपने 3 साल गुजार लिए हैं, तो आपको 2 साल और कनाडा में गुजारने पड़ेंगे अपनी सिटीजनशिप के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। लेकिन सिटीजनशिप बनने के लिए आपको पहले पीआर होना ज़रूरी है। चलो निकलते हैं। तो ये थे हमारे शेब भाई। मैं आपको एक और से बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट आते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, दे आर ऑल हार्ड वर्किंग। बहुत इनको मेहनत करनी पड़ती है पीआर लेने के लिए, फिर पीआर के बाद पासपोर्ट लेने के लिए। हमारे शेब भाई हैं, ये यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, हमारे साथ जॉब करते हैं, ये पार्ट टाइम ऊबर भी करते हैं, और कभी कभी पार्ट टाइम ये ऊबर ईट्स भी करते हैं, राइट? सो इनको माशाल्लाह ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ये हमारी तरह हैं बिल्कुल। तो इनको अपनी फ़ीस खुद निकालनी होती है, $15,000 से $20,000। तो अगर आप लोग कोई वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कोई और सवाल स्वीप साहब से करने हो, तो आपके भाई हाजिर हैं, स्वीप साहब भी हाजिर हैं। आप कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं आप कमेंट में जो कुछ भी पूछना है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम। फिर भाई आखिरी वर्ड कोई? मैं ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपने आगे बढ़ना है लाइफ में, तो कनाडा काफ़ी अच्छी कंट्री है। आपको स्टार्ट में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 3 से 4 साल, लेकिन जब आप एक दफ़ा ये पीरियड गुजार लेते हैं तो आप डेफिनेटली जो है आपको लगेगा कि आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहा है या किसी भी तरह आना चाह रहा है। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।